हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो सभी बड़ों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम और हर हर महादेव। सभी छोटों को और मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरी सी हेलो। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा भिवानी सिटी से। और आज मैं इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। मुझसे जितना ढूंढा गया मैंने सब क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप लोगों के जितने जितने थे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है उसके बाद भी, तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे उस क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज आपके कमेंट्स का आंसर आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई मिल जाएगा। और सबसे पहले आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि आपकी एक लाइक की वजह से, एक शेयर की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से मैं कितना मोटिवेट फील करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ, किसी को भी आगे बढ़ने में मदद कर पा रही हूँ थोड़ी सी भी, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं भिवानी सिटी से हूँ जो हरियाणा में पड़ती है। अभी मैं अपनी पढ़ाई बताती हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई में क्या किया हुआ है, जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे आई। और मैं वो जर्नी भी आपको पूरी बताऊंगी कि मैंने उस जर्नी में क्या क्या किया और मैंने कैसे कैसे चीजें स्टेप बाय स्टेप की, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले YTTC का कोर्स किया। YTTC मतलब कि ये एक तरीके से जैसे हम लोग अपनी ग्रेजुएशन या किसी भी चीज के साथ JBT या BEd करते हैं, ताकि हम लोगों को एक स्टैंप मिल जाए कि हाँ हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उसी तरीके से YTTC होता है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो इसी के अंदर हम लोगों को वो सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट आज के टाइम में तो 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, 200 घंटे, 300 घंटे और 500 घंटे। तो पहले जब मैंने किया था तो 200 और 500 होता था, लेकिन आज के टाइम में एक पूरा प्रॉपर 500 घंटे का भी बना दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट आपको आपके कोई भी तरीके से जब भी आप किसी को पढ़ाने के लिए जाते हो तो ये सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। तो आप फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की इसी कोर्स के साथ साथ, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने योगा में ही मास्टर्स भी की हुई है। और उसी के साथ साथ मैंने अन्य बहुत सारे और जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे साउंड हीलिंग, मेडिटेशन, ताकि आपकी जो स्किल है वो और ज्यादा एनहांस हो सके और ज्यादा बड़ी हो सके। आप अपना रिज्यूम जब बनाए तो उसके अंदर वो रिज्यूम बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे और आपके अंदर वो स्किल हो, ताकि सामने वाला जो भी आपको जॉब दे रहा है वो आपको दे। क्योंकि जॉब मिलना बहुत आसान है, मैं जैसे जैसे कि आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, जॉब मिलना बहुत आसान है, पर जॉब को संभाल के रखना और उसी के अंदर जारी रहना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर कोई भी मेरे पास ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या हम कर सकते हैं। आप एक बात खुद सोचिए कि आपको पता है कि किसी ने सिर्फ उसके अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। अगर कोई, हम लोग एक एग्जांपल ले कि किसी डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं और हमें ये पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कोर्स किया हुआ है और सामने ही उसके कोई दूसरा डॉक्टर है जिसने बहुत अपनी अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो हम किसके पास जाएंगे। हमें पता है, क्योंकि उस सामने जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया है उसे एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का। तो आप अपनी स्किल्स को जब तक इंक्रीज नहीं करोगे तभी तक आप एक प्रॉपर योगा टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि योगा सिर्फ एक ऐसा फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं कि योगा सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप सिर्फ सोचो कि ऐसे हाथ तोड़ दिया या फिर ऐसे पोस्चर बना लिए। नहीं, योगा का मतलब पोस्चर से नहीं है।
पोस्चर्स तो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन किस बीमारी में, किस स्थिति में आपको कौन सा पोस्चर, कौन सा आसन करना है, वो सबसे मेन है। तो सबसे पहले आपकी स्टडी ही आती है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको कितनी नॉलेज है आपकी चीजों के बारे में, ताकि आप एक जॉब पा सको और उसे संभाल भी सको। दूसरी चीज, मैं कैसे पहुंची यहाँ पे, तो मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और देखो, अगर आप भी योगा टीचर बनना चाहते हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो, देखो मैंने जिस तरीके से चीजों को पढ़ा है, मैंने ये चीज सोच ली थी। मेरे को पता है कि स्टार्टिंग के ना 1-2 महीने या 1 साल तो पूरा समझ में ही नहीं आता है कि योगा से भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में योगा अभी इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, इतना बड़ा खुला ही नहीं है। अभी धीरे धीरे इसमें सरकारी नौकरी और जॉब्स आने लगी है, लेकिन पहले इतना भी नहीं था। तो पहले यही चीज होती थी कि अरे योगा में कैसे कमाया जा सकता है। तो हाँ, देखो अभी आप मुझे देख रहे हो और मेरे साथ के ही और बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आप देख रहे होगे जो योगा में कमा रहे हैं। तो इतना तो आप लोगों को हो गया है कि योगा में कमाया जा सकता है और एक हैंडसम सैलरी आपको योगा में मिलती है। तो दूसरा क्वेश्चन कि जब भी मैंने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको अपने ही कोई नॉन, जैसे आपके कोई दोस्त हो गए या आपके कोई भी नॉन, उनको ना ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू करो, ताकि और हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो, नो मैटर कि आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो या कोई भी अन्य कोर्स कर रहे हो योगा के रिलेटेड, क्योंकि मैं योगा से ही रिलेटेड हूं तो मैं योगा की ही बात करूंगी। आप इसे अगर आप कोई और फील्ड के और देख रहे हो तो आप अपनी चीजों से इसको अटैच कर सकते हो। तो मैंने जब भी योगा की चीजों को पढ़ा है, जब भी मैंने अपनी जो स्टडीज की हैं, उसके अंदर मैंने हमेशा ये चीज सोची है कि मैं अगर कोई टीचर बनी तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगी। तो अगर हम उसी चीजों को सोच के अगर पढ़ाई करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर सोचते हैं। और जब आप एक टीचर बन के सोच रहे हो तो आपके मन में क्वेश्चंस स्टूडेंट वाले भी आते हैं कि अगर कल को हम इस टीचर की जगह पे खड़े हैं तो क्वेश्चंस हमारे ऊपर क्या क्या आ सकते हैं, बच्चे हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके दिमाग में और ज्यादा एक बड़ा एरिया बनता है जहां पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और उस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास टीचर होता है उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ताकि आप एक परफेक्ट टीचर बन सको। दूसरी चीज, जब भी मैंने जैसे कि बताया आपको, ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने नोन्स को ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया। इससे 2 चीजें हुई, मेरी इनकम भी हुई, मुझे मोटिवेशन भी मिला, और जब भी वो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो मेरे पास उस टाइम पे मेरे टीचर्स थे, ताकि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उनसे पूछ सकूं और मेरी चीजों में और मेरी स्किल्स में और ज्यादा एनहेंस हो चीजें। ठीक है, अभी मैं यहाँ कैसे पहुंची। एक तो सबसे पहले अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि चाइनीज लोगों को लिंक्डइन ये लोग देखते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बुला रहा है तो वो यहाँ के लोग, यहाँ की कंपनीज अपने VPN को यूज करती हैं आउट ऑफ द चाइना। जो भी लोग हैं उनसे लिंक बनाने के लिए तो आप सबसे पहले लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ। और दूसरा, मुझे जॉब कैसे मिली, तो मैं रवि सर को जानती थी। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि हम लोग उनका ही YouTube चैनल देखा करते, और हम लोग मतलब ऐसे ही बात कर लेते हैं। और जैसे इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक दिन डाला कि उन्हें किसी लड़की की जरूरत है एज अ योगा टीचर उनकी कंपनी में। तभी मैंने अपना सब रिज्यूम भेजा, मेरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई चाइनीज में ही, और हमारा जो भी पोस्चर्स, आसन्स देखे जाते हैं, जैसे रिज्यूम के साथ साथ जैसे हम लोग योगा टीचर हैं तो हमारे आसन्स भी देखे जाते हैं कि सामने वाले ने कितने क्या आसन किए हुए हैं, कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, सब चीजें ये नोटिस होती हैं। तो अपने आसन्स पे भी फोकस करना, और अपने जितने मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि जब मैं अपने आसन्स ओपन कर रही थी तभी मैंने वो पिक्चर्स तब प्रोफेशनल शूट नहीं करवाया।
अगर आपको लग रहा है कि आपके आसन्स ओपन हो गए हैं या धीरे धीरे हो रहे हैं, तो जितने आसन्स पे आपने महारत हासिल कर ली है, आपको लग रहा है कि मेरा ये आसन या मेरा ये पोस्चर योगा ओपन हो चुका है, उसकी अच्छी से अच्छी फोटोज क्लिक करना शुरू कर दो, अपनी एल्बम में रखो, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो तो ये आसन्स आपका एक तरीके से रिज्यूम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने रवि सर से पूछा और उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया, आसन्स के नाम पूछे कि कौन से में क्या होता है, बीमारियों में बताया कि पूछा उन्होंने मुझसे कि कौन सी बीमारी में क्या चीज होती है, कौन सा आसन करवाना चाहिए। तो ये था मेरा सब इंटरव्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और सबसे पहले अगर आपका वीजा भी लग रहा है तो आपकी पीसीसी होगी, उसके बाद ही आपकी जो डिग्रीज हैं वो टेस्ट होंगी। क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मैंने अभी 12th पास की है तो मैं आ सकता हूँ क्या, या मैं आ सकती हूँ क्या चाइना। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि चाइना में आपको अगर आपकी स्किल बहुत अलग है जो यहाँ के लोगों के पास नहीं है तो ही ये आपको बुलाते हैं। अदरवाइज आप खुद सोच के देखो कि हमारे इंडिया जितनी ही तो पॉपुलेशन है ना यहाँ पे, ये लोग अगर हमें बुलाकर और हमें ही वीजा देने लग जाएंगे कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो इन लोगों के लोग क्या काम करेंगे। क्योंकि हमारे जब भी मैं यहाँ पे अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आप खुद सोचो कि हमारे और चाइना के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। इनके पास भी अभी थोड़े टाइम पहले ही पैसा आया है, इनके पास भी ज्यादा सुविधाएं इन्होंने एकदम से क्रिएट की हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उभरने में समय लग रहा है। तो अगर ये हमें ही वीजा दे देंगे कि आप यहाँ पे रह सकते हो फॉर ऑल ऑफ जो भी आपकी पूरी लाइफ है आप यहाँ पे काट सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपकी स्किल्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ सकते हो, आप यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आ सकते हो, आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो एज अ सर्चिंग और इन सब चीजों के लिए आ सकते हो, एज अ साइंटिस्ट और जो भी सर्च का काम होता है उनके लिए। और जैसे मेरे पास योगा की स्किल है, तो योगा हमारे इंडिया की ही स्किल है जो इनके पास नहीं है, इसलिए ये हमें यहाँ पे बुला रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर बी वीजा पे है, और जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो ए वीजा पे होते हैं। तो ये था कुछ इस तरीके से कि आप यहाँ पे अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा, आप खुद सोचो कि आपकी कंपनी में अगर आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आप क्या उसमें सिर्फ एक डिप्लोमा वाले को रखोगे? नहीं ना। तो हमेशा अपनी स्किल्स पे वर्क करो। और दूसरी चीज, आप बहुत बार पूछते हो कि हम लोग इंडियन है, और देखो मैं जब तक यहाँ पे नहीं आई थी चाइना में, मेरे मन में भी एक सवाल था कि वहां जाके क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि चाइना और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। तो देखो होता क्या है ना कि रेसिज्म तो होता है, नो डाउट। अगर हमारे इंडिया के अंदर भी, मैंने पहले एक और वीडियो में बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर भी अगर कुछ लोग जो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी से नीचे हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, या कहीं भी अफ्रीका से भी बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए, तो अगर वो लोग आते हैं तो हम भी तो रेसिज्म करते हैं ना। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं और हमारे साथ वो चीज नहीं होगी। देखो आपको अपनी पोजीशन खुद बनानी है, लेकिन हाँ रेसिज्म होता है, पर इतना भी नहीं होता कि आप सह ना पाओ। कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं पढ़े हुए, जिन्हें नहीं है उतनी नॉलेज, वो करते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर इतना भी नहीं होता। और ये बहुत एक, मैं जो अगला क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में हर लड़की के लिए। क्या चाइना में आना और रहना, क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ, तो क्या चाइना में आना और रहना लड़कियों के लिए सेफ है? तो जी हाँ है, सेफ है। और मैं खुद लड़की हूं, मैं यहाँ पे 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, मैं अकेली रह रही हूँ, तो सेफ है। यहाँ पे
आप लोगों को लोग चाहे देखने को मिले या ना मिले, पर इन लोगों के दिमाग के अंदर इतना, मतलब इनका दिमाग अगर इतना है ना, तो इनके लॉज ने उसे इतना बना रखा है कि इससे बाहर नहीं झांकना। आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कोई भी लॉ तोड़ने की। तो यहाँ के लोगों में आप अगर जा रहे हो रात को भी, तो इतने कैमरे दिखेंगे जितने यहाँ लोग नहीं होंगे। बोलने में अजीब लग रहा होगा, सुनने में अजीब लग रहा होगा, अतिशयोक्ति नहीं है ये। यहाँ पे सच में ही हर एक घर में, अगर कोई एक इंडिविजुअल घर बना हुआ है सिंगल कोई एरिया में, तो भी उधर कम से कम 2 कैमरे लगे हुए हैं। और शायद आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आप लोगों को वो चीजें देखने को मिल भी जाएगी। अभी मेरे को लगता है कि शायद वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसको ज्यादा लंबी ना करते हुए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए बस इसको यहीं पे ही एंड करते हैं। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर और देना चाहूंगी कि देखो, आप अगर जॉब कहीं पे भी करते हो, मैं यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या वो मेरा स्ट्रगल लगा लो या कुछ भी लगा लो। लेकिन देखो, सीधी सी चीज है, आप कहीं पे भी काम कर लो, किसी कंट्री से बाहर कर लो या इंडिया में कर लो, ये सब प्राइवेट जॉब्स हैं। तो इसके अंदर जितना आप एफर्ट लगाओगे, बॉस को उतना ही एफर्ट दिखेगा, और वो आपको अप्रिशिएट करे ना करे डजंट मैटर। आप अपनी जॉब को होल्ड करके रखने की पावर अगर आप रखते हो, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर बिना कोई टेंशन लिए बिंदास होके अपना काम करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये डेली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, तो इसकी हमें जरूरत है। अपनी जरूरत अगर आप अपनी कंपनी को फील करवा देते हो, तो आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो ये चीज मैंने जो सीखी अपने एक्सपीरियंस से, वो मैंने बता दिया। और बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, और ये सब वीडियो देखने से पहले एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप अकेले मैनेज कैसे कर लेते हो, इतना सबकी घर पे आना है। देखो, बाहर अगर आप एक बार निकलने की सोच लेते हो, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने हमेशा, मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं, वो वेडिंग फोटोग्राफी और ये सब चीजें भी करते हैं। मेरी मदर, उन्होंने बहुत ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए एज अ टीचिंग जॉब, बट नहीं हो पाया। वो शायद लक नहीं था, या जब भी, क्योंकि उनके एग्जाम सब क्लियर हुए, एचटेट, सीटेट, पीटेट सब उन्होंने क्लियर किया, पर जब भी ज्वाइनिंग आती थी तो कुछ लगा दिया एलिगेशन, या कोई लॉ चला दिया या कुछ कर दिया। तो शायद उनका लक नहीं था, ये बोल सकते हैं। या हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी और लॉज हैं, वो सब बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैंने ना उन्हें हमेशा बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए देखा है, और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो अगर आपके मन में ये जज्बा है ना कि आपको कुछ करना है अपने उन पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस साल पैसा बचाने के लिए बच्चे को छोटे स्कूल में डाल दें, ये सोचने की बजाय उन्होंने ये चीज सोची कि हम थोड़ी मेहनत और करते हैं और हमारे बच्चे को कोई एक नई स्किल सिखाते हैं कि वो और ज्यादा अच्छे से, उसके पास बहुत सारी स्किल्स बनेंगी। तो जब उन्होंने मेरे लिए इतना सब सोचा है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही मोटिवेशन है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, मैं अकेली रहती हूँ एक अनजान शहर में, अनजान देश में, तो मैं दुखी भी होती हूँ। पर दुखी तो आप इंडिया में भी होते हो ना, ये भी तो चीज सोचो कि आप दुखी तो इंडिया में भी हो रहे हो, पर यहाँ पे आप कमा रहे हो, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका हर सपना पूरा कर पा रहे हो। तो उससे बड़ी खुशी और मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी बच्चे को देनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है
और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफस्टाइल देने का आपका सपना है, तो आप जरूर, आपको किसी भी और अदर मोटिवेशन वीडियोस की और किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपने एक्सपीरियंस पे वर्क करो। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो, लाइक करो। बाय बाय, ऑल लव यू। तो एक लास्ट चीज जो रह गई थी कि देखो, आप अभी मुझे देख रहे हो एकदम से डायरेक्ट चाइना में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी इंडिया में नोएडा, गुड़गांव, हर जगह लोगों के घर पे जा जाके भी होम क्लासेस दी हैं योगा की, ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। ना दोपहर देखी, ना शाम देखा, ना सुबह देखी। सुबह को 4-4 बजे भी मैं योगा क्लासेस दे रही थी। तो वो मेरा एक अनसीन पार्ट है जो सिर्फ मैंने देखा है। वो मेरा स्ट्रगल था और अभी भी स्ट्रगल ही है। पर तो ना, हमेशा कभी भी ये मत सोचना कि आप डायरेक्ट उधर पहुंच जाओ। अपने अंदर जब आप वर्क करते हो ना, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा अपने आप खुलता रहता है। तो अपने ऊपर काम करो, कि ज्यादा किसी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं शायद इस टाइम पे बहुत बड़ी वाली लोगों जैसी बात कर रही हूँ, पर ना एक टाइम पे 10th-12th में मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बोलते थे कि नहीं, ये वाले दोस्तों के साथ मत रहो, ये वाले दोस्तों के साथ मत रहो, तुम नहीं रहोगी, इनके साथ मत रहो। तो लेकिन ना उस टाइम पे समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है क्यों रोक रहे हैं। उस टाइम पे हम लोग ना अपने पेरेंट्स से लड़ना चालू कर देते हैं। देखो, अभी भी शायद, अगर क्या पता बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हो, पर भाई मैं लिख के दे सकती हूँ, और मेरी बहन मैं सच में लिख के दे सकती हूँ कि कोई काम नहीं आएगा। सच में ही कोई काम नहीं आएगा। जब आप ऐसे बढ़ते हो ना, तो लोग ना अपने आप साइड होते जाते हैं। जो आपके खुद के अपने होंगे ना, वो आपके हमेशा, जब आपके पास 1 रुपए भी नहीं था तभी भी आपके साथ ही रहेंगे, और जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तभी भी आपके पास रहेंगे। तो हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढो। अगर नहीं है तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी फैमिली है, और वो ही बहुत है। अगर आप अपनी फैमिली को अपना दोस्त मानते हो, अपनी ही फैमिली को अपना परिवार, दोस्त, जो भी मानना है आप उन्हें मान रहे हो, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और बाकी तो महादेव जी हैं।